यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबरा में तिल धरने की जगह नहीं थी। दुनिया के बहुत से ममालिक के स्कॉलर यहाँ पहुंच चुके थे। बड़े बड़े मुहक्किक, बड़े बड़े साइंसदान, माहिर नफ्सियात और मुख्तलिफ ओहदों के लोग जमा थे। एक ऐसी शख्सियत यहाँ आने वाली थी जिसे एक अफसानवी किरदार कहा जा सकता था। यह सदियों का बेटा था और जो शख्सियत सामने आई थी वो एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान था। उसने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मैं सदियों का बेटा हूँ, सबसे बड़ा दीदावर। प्रेस, फोटोग्राफर और सहाफ़ी बड़ी तादाद में जमा थे। रस्मी कार्रवाइयों के बाद सहाफ़ियों ने सवालात की बौछार कर दी तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने कहा, मैंने जो दास्तां आप लोगों को सुनाई वो ना तो अफसाना थी ना मेरी अपनी तराशी हुई। वो हिस्ट्री ऑफ सोलाइजेशन थी। वो इंसान की तारीख थी और सदियों के बेटे ने जिन अदवार में सफ़र करके ये दास्तान मुरत्तब की थी वो कायनात की तारीख के रोशन रास्ते हैं जिन्हें तारीख से मुंसलिक किताबों में तलाश किया जा सकता है। ये तो सबसे बड़े दीदावर की तहरीर है जिसे आप में से कोई नहीं झुठला सकता, यानी वक्त की। किसी ने सवाल किया, हाँ मैं सदियों की तख्लीक हूं, या यूं कह लें कि सदियां मेरी तख्लीक है। बात एक ही हो जाती है, लेकिन आपने खुद को एक किरदार बनाकर पेश किया जबकि आप सिर्फ एक तसव्वुर हैं। एक सहाफ़ी ने कहा, आप इंसान हैं ना? अगर मैं किसी लकड़ भग्गे की आवाज में आपको कोई दास्तान सुनाना शुरू कर दूं तो आपकी समझ में आएगी? नहीं, वक्त की अपनी कोई जुबान नहीं है। मैंने ये दास्तान एक इंसान की जुबान में सुनाई और उसे मैंने इंसान ही की जुबान में आप तक पहुंचाया। आप वक्त के बारे में क्या कहते हैं? यही कि मैं सदियों का बेटा हूं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा और सदियां पीछे रह जाएंगी। ये वक्त की पेशगोई है, सदियों के बेटे की पेशगोई। आपने अपनी दास्तान की इंतहा कर दी थी, उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था? हालात ने साबित कर दिया कि वक्त की पेशगोई दुरुस्त थी। वो भटके हुए मुसाफिरों की मानिद बर्फ के वसी मैदानों में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके कदमों में लग़्ज़िश थी। इनके ज़हन इनके काबू में नहीं थे। तब इन्होंने सदियों के बाद मौजूदा दौर के इंसानों को देखा। बर्फ के रहने वाले जिंदगी का बोझ उठाए रवां दवां थे। वजूद की जरूरतों से निढाल फुज मुर्दा से ये लोग इन्हें एक आंख न पाए। इनके तो ज़हन ही बदल गए थे। इन्होंने तो इंसान की नमूद देखी थी, इसका अरूजो जवाल देखा था, माजी, हाल और मुस्तकबिल देखा था। इंसान इनकी निगाहों में कुछ नहीं रहा था। ये वो थे जो अपने हाथों गड़े खुद रहे थे और एक दिन वो इन गड़ों में ऐसे गिरेंगे कि फिर इनका वजूद किस्सा पारीना बन जाएगा। वो कदीम अजायब घरों में नजर आएंगे। आह, यह इनका मुस्तकबिल है। कोई इंसान बर्फ की बस्ती में दाखिल हो गए। न जाने कौन सी बस्ती थी, न जाने कौन सा इलाका था। इनका दिल न चाहा कि बस्ती वालों से इनके बारे में मालूम करें। बस कोई ख्वाहिश नहीं थी, कोई उमंग न थी। वजूद पर एक भारी बोझ था, ऐसा बोझ जिसे उतार फेंकना उनके बस की बात न थी। थके थके से वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए। इन्हें भूख लग रही थी लेकिन कोई चीज खाने को दिल भी नहीं चाह रहा था। प्रोफेसर खावर ने अपनी दोनों बच्चियों की जानिब देखा। फरोजा और फरजाना के चेहरे भी सुते हुए थे। मुझे ताज्जुब है, प्रोफेसर ने निढाल आवाज में कहा और लड़कियां दोनों उसे देखने लगी। किस बात पर पापा? फरजाना ने पूछा। तुम्हारे चेहरों पर वो खुशी नहीं है, वो बशाशत नहीं है जो सदियों की कैद के बाद रिहाई मिल जाने पर होनी चाहिए थी, प्रोफेसर ने जवाब दिया। रिहाई? फरोजा फीकी सी हंसी के साथ बोली और प्रोफेसर गहरी निगाहों से उसे देखने लगा। तब फरोजा फरजाना की जानिब मुतवज्जा होगी। तुम इस सिलसिला में अपने ख्यालात का इजहार करोगी फरजाना? मैं क्या कहूँ बाजी? कुछ भी कहो, जो तासुर जहन में होता है बताओ। हम अपने बाप के सामने हैं। जो कुछ गुजरी है बाजी, जो कुछ हुआ है, इसके बाद सिर्फ मर जाने को जी चाहता है, किसी वीराने में सो जाने को जी चाहता है। उसकी माँ ने जो वक्त था, किस कदर खुश नसीब है। वो सिर्फ देखने वाला था, अमली जिंदगी से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। किस कदर हावी होता है वो अपने हालात पर, किस कदर कादिर है वो माहौल पर। बाजी, उससे दूर होने के बाद हम खुद को किस कदर कमतर महसूस करते हैं। बाजी, ये क्या मुमकिन नहीं है कि हम दोबारा उस तिलिस्म में खो जाएं? एक बार फिर वो माजी के दरीचे हम पर वाह कर दे। गया वक्त कहाँ हाथ आता है पगलियों। प्रोफेसर की आवाज में भी मुसर्रत थी, प्रोफेसर की आवाज में भी हसरत थी। हम अभी दूर नहीं निकले हैं, वो भी इन्हीं वीरानों में कहीं भटक रहा होगा। इसे तलाश करें पापा, इसे तलाश करें, इसकी मिन्नत करें कि हम पर रहम करे, हमें खुद में समो ले, हमें अपने दोष पर सवार करके जजीरों में ले जाए जहां वो हो, हम रहें, यहां तक कि हमारे बाल सफेद हो जाएं, हमारे सांसों की मायात पूरी हो जाए और फिर हम वक्त की आगोश में दम तोड़ दें, खाम उसकी कहानियां सुनते सुनते सो जाएं। गहरी नींद और फिर रोजे कयामत ही जागना नसीब हो। ये मुमकिन नहीं है फरोजा, ये बहुत मुश्किल है। वो मौजूद है और मौजूद रहेगा। खालिक कायनात ने उसे
ابدیت بخشی ہے اور تلاش سے صلہ ضرور ملتا ہے، طلب صادق ضرور پوری ہوتی ہے۔ ہم کوشش تو کریں، ہم اسے پکاریں تو سبھی۔ فرزانہ نے کہا اور پروفیسر عجیب سی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ پھر اس نے گردن جھٹک دی۔ پاپا آپ کا کیا خیال ہے؟ صاف کوئی شرط ہے؟ فروزہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ میں؟ پروفیسر کی آنکھیں خلا میں گھورنے لگیں۔ میں بھی عجیب کیفیت کا شکار ہوں فروزہ۔ اس کے ساتھ گزاری ہوئی صدیاں یا لمحے حیات افروز تھے۔ وہ ہمیں قدیم ماحول میں لے جاتا تھا۔ وہ اس ماحول کا ایک کردار ہوتا تھا اور ہم اس کی آنکھوں سے اس ماحول کو دیکھتے تھے۔ وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا جو وہ بیان کرتا اور یوں صدیوں کے راز ہم پر آشکار ہو جاتے تھے۔ ہم نے قدیم دور میں کس قدر مسافت طے کی ہے۔ فروزہ کیا تم فرعون کے دور کے ایک ایک کھنڈر کو نہ پہچان دو گی؟ کیا تم تہذیب کے رازوں کا انکشاف نہیں کر سکتی؟ کیا تم یونان کے بازاروں کے ایک ایک نقش سے واقف نہیں ہو؟ بولو کوئی ہے جو ماضی میں سفر کر چکا ہو؟ میں نے انسان کی انتہا دیکھی ہے۔ کیا ہم اس قابل ہو گئے ہیں فروزہ کہ اب انسانوں کے ساتھ زندگی گزار سکیں؟ اور اگر ہم ان کے ساتھ بسر کرنے کو زندگی کی کوشش بھی کریں تو کیا ان میں رہ کر ہمارا دم نہیں گھٹ جائے گا؟ یاد کرو فروزہ اس ماحول کو، ان لوگوں کو جو ہمارے ساتھی تھے۔ کس قدر نفسا نفسی کا عالم تھا، کس طرح انسان ایک دوسرے سے بیزار تھے۔ کیا وہ ہماری بات سنیں گے؟ کیا وہاں ہمارا جانے کو جی چاہے گا؟ کیا ہمیں وہ مان لیں گے؟ اگر ہم انہیں مستقبل کی تصویر اٹھا کر آگاہ کریں گے تو کیا وہ ماننے والوں میں ہوں گے؟ کوئی نہیں سنے گا، کوئی نہیں مانے گا۔ ایک ایک سانس دو بار ہو جائے گی، ایک ایک لمحہ صدیاں بن جائے گا۔ بڑی مشکل ہو جائے گی میری بچیوں، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ او پاپا کچھ لوگ ادھر رہ رہے ہیں۔ فرزانہ نے سامنے اشارہ کیا۔ بستی والے اس جانب آ رہے تھے۔ 6 آدمی تھے جو ان کے قریب پہنچ گئے۔ کیا تم سیاہ ہو یا مصیبت زدہ؟ کون ہو تم لوگ اور ان اطراف میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ ہاں ہم مصیبت زدہ ہے، بھٹک کر ادھر آ نکلے ہیں۔ کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ ہمیں کھانا کھلاؤ گے؟ ہاں لیکن اس کے عوض تم ہمیں تمباکو دو گے۔ کیا تمہارے پاس خریداری کرنے کے لیے سونا یا کرنسی موجود ہے؟ سوال کیا گیا۔ نہیں ہم مصیبت زدہ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ پروفیسر نے جواب دیا۔ ہاں ہم تمہیں نصیحت ضرور کریں گے، ہم تمہیں ایسی باتیں بتائیں گے کہ تم ہمیشہ یاد کرو گے۔ ہم تمہیں زندگی کے ہم راز بتائیں گے۔ ہم بتائیں گے تمہیں کہ تمہارا چلن تمہارے لیے قاتل ہے اور تم مستقبل کے تاریک گڑھوں میں ایسے گرو گے کہ تمہارا وجود مٹ جائے گا۔ اور کیا بتاؤ گے؟ ان میں سے ایک نے مضحکانہ انداز میں کہا۔ ہم وہ بتائیں گے تمہیں کہ اس کے بعد کچھ جاننے کی آرزو نہیں رہے گی تمہیں، اور اس کے عوض روٹی مانگو گے۔ کیوں؟ کیا تمہیں سودا منظور نہیں؟ پروفیسر خاور نے پوچھا۔ صاف کھاٹے کا سودا ہے، تمہاری نصیحتیں بھی سنیں اور تمہیں کھانے کو بھی دیں اور وہ باتیں مان لیں کہ اس کے بعد جاننے کی آرزو ہی نہ رہے۔ واہ کیا عمدہ بات ہے۔ سب کچھ جان لیں گے تو اس کے بعد زندہ رہنے کے لیے کیا رہ جائے گا؟ اگر تمباکو ہو تمہارے پاس تو ٹھیک ہے، تمہیں خوراک مل جائے گی۔ نہیں تمباکو نہیں ہے ہمارے پاس، پروفیسر نے اذیت زدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر تمہارا خدا حافظ، بے فکر رہو، یہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا، کوئی اتنا سا دھول بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ واپس لوٹ گئے اور پروفیسر حیرت بھری نگاہوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو پروفیسر گہری سانس لے کر لڑکیوں کی جانب متوجہ ہوا۔ تم نے دیکھا وہ تمباکو کی تلاش میں آئے تھے، انہیں تمباکو نہیں ملا تو وہ واپس چلے گئے، یہ سوچے بغیر کہ کچھ لوگ بھوکے ہیں۔ یہی ہے ہماری دنیا اور یہ اس کی پہچان ہے کہ بہتر ہے وہ غار جہاں کہانیاں تھیں اور زندگی کی یہ مشکل نہ تھی۔ ہاں فروزہ فرزانہ، میں اس دنیا میں نہیں جی سکتا، مجھے وقت کی تلاش ہے، میں پھر اس کی آغوش میں جانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اسے نہ پا سکے تب بھی نجات اس میں ہے کہ ہم اس برف میں دفن ہو جائیں تاکہ قیامت کے روز جب وقت کا اختتام ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ ہی ہوں۔ واپس چلو فروزہ، یہ دنیا ہمارے قابل نہیں ہے۔ اور رات گئے وہ برف کے ویرانوں میں اپنے قدموں کے نشان تلاش کرتے ہوئے۔ اس کی جستجو حاصل زندگی تھی اور زندگی کا تصور ان کی نگاہوں میں کچھ اور تھا، یعنی وہ وجود جس نے انہیں صدیوں کا علم بخشا تھا تحلیل ہو گیا تھا فضاؤں میں خود کو بتانے کے بعد، لیکن وہ بھول جانے کی خواہش مند تھے اس کی اصلیت کو، اور وہی قصے سننا چاہتے تھے جو اب تھے۔ لیکن تلاش کرنا وقت کا آسان نہیں کہ یہ نظام اپنی نقوش چھوڑ جاتا ہے، اور عرصہ ہو گیا اس طلب میں، لیکن دنیا کا دوسرا رخ ان کے لیے ناقابل قبول تھا، اور فیصلہ تھا کہ برف کی اس زمین میں تھک جائیں گے تو سو جائیں گے تاکہ روزانہ تر و تازہ اٹھیں اور خوشگوار کیفیات کی روش بدوش ہو۔ لیکن وہ جو تلاش کو معبودیت کا درجہ دیتے ہیں ناکام نہیں رہتے اپنی کاوشوں میں۔ سو ایک رات وہ ایک سنسان غار میں داخل ہوئے کہ اونچے اونچے ستون تھے، ان کے یوں لگتا تھا جیسے یہ ستون آسمان کی چھت سے جا لگے ہوں۔
और दरमियान में इस गार की एक अजीम उशान किताब मौजूद थी और उसके चौड़े औराक उड़ रहे थे और हैरान कुन था वो सब कुछ, जिसमें कोई गहराई शामिल थी। आखिर फिरोजा ने प्रोफेसर की जानिब मानीखेज निगाहों से देखा और बोली, क्या आपको कुछ याद है पापा? तुम्हारा इशारा इस किताब की जानिब है फिरोजा। हाँ, इसने अपनी किताब का तज़किरा किया था। और पत्थर की यह किताब क्या अनोखी नहीं है? अगर नहीं तो इसकी तश्कील किसने की? और क्या ये एक इशारा नहीं है वक्त की जानिब? लेकिन ये तिलिस्म कदा। प्रोफेसर खावर पुरख्याल अंदाज में बोला, काश ये हमारी मंजिल हो, काश ये हमारी तलबे सादिक का सिला हो। हमें उसे करीब से देखना चाहिए, वरना ये अजीबो गरीब जगह। तब वो तलाश करने लगे किताब तक पहुंचने का रास्ता, और देखा इन्होंने अक्ब में कि चंद सीढ़ियां बुलंदी तक गई हैं और इनके जरिए बासानी किताब तक पहुंचा जा सकता है। तब तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ाया, लेकिन इनका कद बहुत छोटा था। इन औराक से यूं वो बुलंदी पर पहुंचकर किताब के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और उस पर उभरे हुए अल्फाज चबूतरों की माने थे। तब उन्होंने इस तहरीर को पहचाना और उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन दफतन वर्क की दीवार इनके सरों पर आ रही। वर्क उलट गया था और वह इसमें दब गए, लेकिन बड़ा लतीफ दबाव था उसका, और यूं लगता था जैसे पुरस्कून ख्वाबों की एक दीवार सी हो और ऐसी सुकून बख्श बस सोचाने को जी चाह रहा है। लेकिन जब आंख खुली तो उन्होंने महसूस किया कि वो एक अनोखी जगह मौजूद है, और यह अनोखी जगह न जाने क्यों जानी पहचानी महसूस हो रही थी। यूं लगता था जैसे वो इसको पहले भी देख चुके हों। लतीफ हवा के झोंके चारों तरफ बिखरे हुए थे और वो एक दूसरे को देख रहे थे। क्या हमारे वजूद में जिंदगी की अलामत है? फरजाना ने सवाल किया। हम सांस ले रहे हैं और वजूद का ये ज़ेरो बम ही जिंदगी कहलाता है, फिरोजा बोली। क्या आप भी सांस ले रहे हैं पापा? हाँ, बशरियत के दायरे लामहदूद हैं, और वो जो पहाड़ों में गारों में इबादत इलाही करते हैं और दुनिया तर्क कर देते हैं, बिलाशुबा फैज़ पाते हैं कि जज्बे की मनाजिल होती हैं। तलबो अकीदत है इन मनाजिल के रास्तों में, और ये रास्ते खुले हुए हैं बशर्ते कि कोई इन पर चलने का हुनर जाने। जो कुछ किया उसने वो दुरुस्त था, और इस जगह को पहचानो। अगर तुम्हारी याददाश्त तुम्हारा साथ दे सके, क्या तुम बता सकती हो कि वक्त की जो कहानियां तुमने सुनी हैं, इनमें इस जगह का क्या मकाम है? दोनों लड़कियां ख्यालात में गुम हो गईं। देर तक सोचती रहीं, फिर खड़ी हो गईं। क्या हम यहाँ एक चक्कर लगा लें? जरूर, और मुझे बताओ कि यह कौन सी जगह है? प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, और वो दोनों लड़कियां इस तिलिस्म गाह में चकराने लगी। इन्होंने इसका जायजा लिया। प्रोफेसर उनके साथ ही था। तब वो एक तय खाने में पहुंच गई। क्या अजीब जगह थी। सारी दीवारें मुनअक्किस होने वाले शीशों की थीं और लातादाद पहलू नजर आ रहे थे कि किसी का तायुन मुश्किल था कि फिरोजा चीख पड़ी, तकदीर! सुनी हुई बात निगाहों के सामने आ गई। पापा, क्या यह सलानूस का दानिश कदा नहीं है? प्रोफेसर खावर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा कि सुनाने वाले का कमाल है। और उसने जो तस्वीर खींची वो ज़हन पर नक्श हो गई। हाँ, ये वही दानिश कदा है जिसके हर पहलू में माजी हाल मुस्तकबिल पोशीदा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तलब का इनाम है बारगाहे खुदाबंदी से, और हम इसे ज़रूर पाएंगे जो हमारे ज़हनों में पोशीदा है। लेकिन क्या तुम तैयार हो माजी में खोने के लिए? तलब जिंदगी से ज़्यादा कीमती है, और ये दुनिया हीच है हमारी निगाहों में। हमें माजी में ले चलो पापा, ख्वाह कुछ भी हो जाए। और प्रोफेसर ने ज़हन पर जोर दिया और फिर मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। फिर उसने कहा, लेकिन सलानूस तो अपने दानिश कदा में वापस आ गया था। हाँ, उसने ही बताया था। मुस्तकबिल की दुनिया उसे रास नहीं आई थी और वो वहां से उठा कर चला आया था, इसे छोड़कर। फिरोजा ने जवाब दिया, तो बेहतर है सलानूस को तलाश करें कि वो देवता था। मुमकिन है वो हमें इस जाविये से आगाह कर दे जिससे गुजर कर हम इस तक पहुंच जाएं। आओ फिरोजा, हमारी तलाश ने हमें यहाँ तक पहुंचा दिया है, तू आगे भी मदद करेगी। तब वो दानिश कदे से निकल आए और उसके बाद गारों की उस दुनिया की छानबीन करने लगे। इन्होंने एक समत इख्तियार की और वहां से यके बाद दीगरे दूसरी जगहों को देखते हुए आगे बढ़ते रहे। गारों के अंदर गार ये दुनिया न जाने कहां तक फैली हुई थी, लेकिन उसने बहुत तफसील से गारों की कहानी सुनाई थी और वो इस तरह ज़हन नशीन हो चुकी थी कि अजनबी नहीं लगती थी। तब वो एक ऐसे गार में पहुंच गए जहां का माहौल बेहद पुरअसरार था। दीवारों में हवादान नस्ब थे जिनसे लतीफ धुआं उठ रहा था। अजीब अजीब खुशबूयात चकराती फिर रही थी। ऐसा ख्वाबनाक माहौल था कि सो जाने को जी चाहे, और एक अनोखा सहर तारी होता था। यहाँ दाखिल होने पर यूं लगता था जैसे ये एक मखसूस जगह है इन गारों में। तब उनकी निगाह खाली गारों के बीचों बीच रखे हुए स्याह रंग के एक ताबूत पर पड़ी, और इस ताबूत के सामने चंद औराक रखे हुए थे।
चंद साथ वो इस तिलिस्म में खोए रहे और फिर प्रोफेसर खावर ही चौंका। जरूर इस ताबूत में कोई गहरा राज है, हम इसे देखे बगैर न रह सकेंगे। क्या तुम खौफ महसूस कर रही हो? उसने लड़कियों की तरफ देखा। हरगिज नहीं पापा, यूं लगता है जैसे हम अब इस महसूसात की दुनिया से बहुत दूर निकल आए हैं। अब हमें कोई खौफ महसूस नहीं होता। तो आओ देखें इन नौराक में क्या है, या फिर इस ताबूत का ढक्कन उठाया जाए। आओ मेरी मदद करो। प्रोफेसर खावर ताबूत की तरफ बढ़ गया। दोनों लड़कियां उसके साथ थीं। तब उसने अजीमुशान ताबूत का ढक्कन उठा दिया, जो किसी नफीस और हल्की लकड़ी का बना हुआ था, और अंदर देखा एक जिस्म खाकी जो ख्वाब में था। पुरअसर चेहरा, लंबी दाढ़ी, बदन का लिबास वक्त की तरतीब खो चुका था और सांसों के लतीफ झोंकों ही से मुंतशिर हो गया था। यही कैफियत बदन की थी और अजीब पुरहेत मंजर था, लेकिन कोई बात समझ नहीं आ रही थी। तब प्रोफेसर खावर ने ढक्कन बंद कर दिया। बेहतर है सोने वाले की नींद में खलल अंदाजी न की जाए। आओ इन औराक को देखें, ये क्या कहते हैं। प्रोफेसर ने एहतियात के साथ ताबूत के सरहाने रखे हुए कागजात उठाए और इन्हें संभाले हुए वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां रोशनी थी। यहां बैठकर प्रोफेसर ने पहला कागज उठाया। एक चमकदार रोशनाई से एक तहरीर लिखी हुई थी। प्रोफेसर ने बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। इर्तिकाए आदम बतदरीज हुआ है। इंसान ने अपने वजूद से आशनाई हासिल करने के मदारिज बहुत आहिस्ता आहिस्ता तय की है। इसके एहसासात को इल्फाजी शक्ल एक तवील अरसा के बाद मिली है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो शय इसके वजूद पर हावी रही है वो ख्याल है, और ख्याल की जुबान यकसां है। इस ख्याल ने इब्तदा में इशारती रुख इख्तियार किए और हमने अपने मकासद को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपने आज़ा की जुम्बिश के सहारे लिए। फिर इन जुम्बिशों को नाम दिए गए और जुबान के गदूद से निकलकर पैदा होने वाली आवाज़ों को अपनी ज़रूरत में ढाल लिया। यूं जुबान को तहरीर की शक्ल मिली और तहरीर की इब्तदा भी नकूश से हुई, लेकिन ख्याल हावी रहा इन सारी चीज़ों पर, यानी जो महसूस किया, जो देखा, जो सोचा, इसे नज़दीक से इशारों में और दूर से नकूश में ढाल लिया और फिर इन नकूश की तरतीब बदल कर अल्फाज की शक्ल इख्तियार कर की। लेकिन ये सब आहिस्ता आहिस्ता हुआ और बुनियादी चीज़ फिर भी हावी रही थी सारी चीज़ों पर, यानी ख्याल। सो इसे देखने वाले ख्वाह किसी भी दौर में हों, कोई भी जुबान बोल और पढ़ सकते हो, चश्मे ख्याल वाह करें और इस तहरीर से आशना हो कि यह मेरे बारे में है और मेरा नाम सलानूस है कि तवील जिंदगी पाई थी मैंने और लातादाद तजर्बात से गुजरा, ऐसे ऐसों से शनासाई रही मेरी के इल्म दानिश में मुझसे कहीं आगे थे। फिर एक ऐसे दौर में कि शनासाई हुई मेरी एक अजीब इंसान से, और हम दोनों गए मुस्तकबिल की वादियों में कि वो अजीब था और नाकाबिले तस्खीर था। सो तस्खीर ना हुआ वो कहीं, लेकिन मैं उसका हम पल्ला नहीं था और यूं मैंने साथ कमा दिया एक ऐसी जात का जो समझ में ना आने वाली थी, लेकिन मैं अहल ना था मुस्तकबिल के इक़दार का और उकता गया था। और इसके बाद से मुझे जुस्तजू न रही किसी शय की, और इंसान जब उकता जाता है तो फिर इसे सुकून की वादियों की तलाश होती है। लेकिन मैंने इख्तियार कर लिया आराम, लेकिन मेरे दानिशकदे की तरतीब में कोई तब्दीली नहीं है और इसका इस्तेमाल जूं का तूं है, यानी अगर हो सके यहाँ तक कि अजायबात आलम की सैर दरकार हो तो इस आईना खाने में चला जा और तसव्वुर कर उस बुनियादी शय का, यानी ख्याल। सो जो रुख रोशन हो जाए इसकी समत बढ़ और सूरज का रुख देख ले, और याद रख इस रुख को तेरी वापसी का जरिया हो सकता है। यूं देख माजी हाल और मुस्तकबिल की तस्वीर कि ये इनाम है तेरी काविशों का कि तू मुझ तक पहुंचा। मैं तेरे लिए खैर का तालिब हूँ, सलानूस। प्रोफेसर के चेहरे पर मुसर्रत की किरणें रक्सा थीं। इस अनोखी तहरीर ने इन्हें जो खुशियां बख्शी थीं वो नाकाबिले बयान थीं। फरजाना और फरोजा भी मुस्कुरा रही थीं। तब प्रोफेसर ने भारी आवाज में कहा, हर साहिब इल्म ने दुनिया को कुछ न कुछ जरूर दिया है। सलानूस ने हमारी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है और अब उसके बताए हुए निशान के सहारे हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। लम्हात का यकीन कर मुश्किल काम है, लेकिन मैं भी जाहिल इंसान नहीं हूँ। सलानूस की इल्म की रोशनी में हम अपने लिए लम्हात का तयन करेंगे। गोया डैडी, फरोजा ताज्जुब से बोली। हाँ फरोजा, बस यूं समझो कि हालात ने हमारे लिए वो राह फराम कर दी है जिसके हम ख्वाहिशमंद थे। थोड़ी सी जहानत से हम मंजिल पा सकते हैं। कैसे जानकार हैं हम, और तुम कितने सबूत चाहोगी इसकी सच्चाई की, यानी उस दानिशकदे के बारे में उसने जो कुछ बताया था क्या वो गलत था? उसकी तो हर बात के सबूत मौजूद हैं डैडी। कौन सी गलत बात कही थी उसने? वो तो झूठ बोलने वालों में नहीं था, लेकिन मैं नहीं समझ सकी। सलानूस के दानिशकदे में मौजूद आईना खाने से आप क्या फायदा उठाएंगे? इसकी रहनुमाई भी वही कर गया था।
اس کے حسین تصور میں کتنا سکون ہے۔ فروزہ ہماری تقدیر۔ پروفیسر کے چہرے سے مسرت پھوٹ رہی تھی۔ فرزانہ اور فروزہ بھی مسرور تھیں۔ وہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ پروفیسر بے وجہ ہی مسرور نہیں ہے۔ تب پروفیسر نے کہا، صدیوں پرانے دانش مند، اس رہنمائی کے لیے میں تیرا از حد شکر گزار ہوں، اور جو کچھ تم لوگوں نے اپنی ذات سے کیا وہ روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہے گا۔ تیری ذات سے میں رہنمائی حاصل کر رہا ہوں اور اپنا مقصد پا رہا ہوں، اور اس کے عوض میں خراج تحسین پیش کرنے کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں۔ آؤ فرزانہ اور فروزہ، ہم اپنی زندگی کے اس عجیب تجربے سے روشناس ہونے جا رہے ہیں، اور اگر ہم اس تجربے میں کامیاب ہو گئے تو یوں سمجھو زمین پر بسنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہ رہے گا، اور اگر کسی دور میں ہم دوبارہ زمین والوں کے درمیان پہنچے تو ہمیں وہ سب اجنبی لگیں گے۔